औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बोर्ड के सेकेंड ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन का टॉपिक कवर करेंगे। याद रहे बेटे, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर 12 में हमने आपको दिया है, उसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टार्ट, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ, और जो उस वीडियो का लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, वहाँ से आज हम अपने इस गॉस लॉ को कनेक्ट करने जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर गॉस लॉ को अच्छा समझना चाहते हैं तो पहले जो उससे प्रीवियस लेक्चर है जो एक मैंने डाला है, जहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर किए गए हैं, उनको देखिए, और उसके बाद आप इस टॉपिक को देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये गॉस लॉ आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आइए आज हम अपने इस लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। उसमें आउटलाइन आपके सामने दी हुई हैं कि हम यहाँ पर गॉस लॉ की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसका प्रूफ करेंगे। बाद एग्जाम में सवाल आता है कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, तो हमने उसका प्रूफ देखना है, और उसके बाद फिर उसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में, और यहाँ पर ये उनके नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे जैसे एप्लीकेशन आगे इस्तेमाल होंगी तो हम इसको प्रॉपरली वहाँ डिस्कस करते हैं। तो आइए अपने इस टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, जो प्रीवियस लेक्चर था उसका लास्ट टॉपिक ये था कि हमने एक चार्ज लिया था आइसोलेटेड, उसको हमने बाद में फिर एक स्फीयर में क्लोज कर दिया था, और हमने उस एक चार्ज की वजह से उस पूरे स्फीयर में कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है हमने वो निकाला था। अगर आपको याद हो वो टॉपिक, तो उसमें एंड में फ्लक्स का आंसर आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर एक चार्ज है तो जितनी उसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी उतना वो फ्लक्स ज़्यादा जनरेट करेगा। ये फॉर्मूला हम लास्ट टाइम ड्राइव कर आए। अब हम आ रहे हैं गॉस लॉ के जानिब, और यहाँ पर पहले तो आपको अपना जहन ये बनाना है कि क्या डिफरेंस है उस लास्ट टॉपिक से गॉस लॉ के अंदर। तो बेटे, ये स्टेटमेंट जो आपके सामने लिखी हुई है ये भी आपकी समझ में आ जाएगी। पहले अगर नीचे देखिए कि ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, ये एक शेप है जो कि ऑर्बिट्ररी शेप कहलाती है। ऑर्बिट्ररी से हो रहा है कि आप जिस तरीके से भी इसको ड्रॉ कर दें, ये कोई पर्टिकुलर कोई डायग्राम यानी कि पर्टिकुलर शेप नहीं बनेगी। जैसे हमने वहाँ देखा था कि स्फीयर लिया हुआ था, हमने एक चार्ज को उसके अंदर इंक्लोज करा, फिर उसका फ्लक्स बनाया। तो यहाँ ऑर्बिट्ररी से हो रहा है कि कोई भी शेप हो, बस वो क्या हो, क्लोज हो। तो पहला डिफरेंस टॉपिक से उसका ये बन रहा है कि वहाँ पे स्फीयर था, यहाँ पर क्या है, कोई भी ऑर्बिट्ररी शेप हो सकती है। और सेकंड डिफरेंस ये कि वहाँ पर एक पॉइंट चार्ज था, एक आइसोलेटेड चार्ज था, और हमने उसका टोटल फ्लक्स बनाया। यहाँ पर मेरे बेटे आपके पास चार्जेस की तादाद ज़्यादा है। हमने एक ऑर्बिट्ररी शेप ली और इसके अंदर n चार्जेस इनक्लोज कर दिए हैं। ये यहाँ दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। आप बस ये समझें कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने की हुई है इस पूरे सरफेस के अंदर, और ये तमाम चार्जेस मिलकर इस सरफेस का क्या बना रहे हैं, एक टोटल चार्ज बना रहे हैं। और अगर हमसे कहा जाए कि बताएं इस पूरे सरफेस का इन चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो कितना होगा, तो उसको अप्लाई करने के लिए अब हम वो वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, क्योंकि वो था एक चार्ज के लिए। जब चार्जेस की वैल्यूज बढ़ेंगी और आपका सरफेस जो है स्फेरिकल के बजाय किसी भी शेप का हो जाए, तो फिर वहाँ पर हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे और उससे उस पूरे सरफेस का फ्लक्स बनाएंगे। पहला डिफरेंस हमने बना लिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। अब यहाँ आते हैं, गॉस लॉ को डिज़ाइन किया कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने, और इन्होंने टोटल फ्लक्स बनाया किसी भी क्लोज सरफेस का जब उसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज किया जाए। स्टेटमेंट की ये है कि जो फ्लक्स ये पूरा सरफेस जनरेट करेगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी हमें अगर इस सरफेस का फ्लक्स चाहिए तो हमें इसका टोटल चार्ज पता होना चाहिए कि इसके अंदर चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड, टोटल चार्ज कितना बना रही है, वो अगर आपको पता है उसको आप एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो आपको इस पूरे सरफेस का क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। बस ये क्लोज होना चाहिए।
तो अब इसका प्रूफ देखने जा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या होगा कि हमने बहुत सारे चार्जेस ले लिए हैं, n चार्जेस हैं, इनके नाम दे दिए अलग अलग, और ये अब हमने सपोज कर लिया कि ये आपके पास जो एक चार्ज है वो खुद एक इमेजिनरी स्फीयर के अंदर है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं अपना जो पिछले टॉपिक का फॉर्मूला था, जो एक स्फीयर के अंदर अगर चार्ज को लिया जाए तो वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जनरेट करता है। तो यहाँ पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो हमारी जितने चार्जेस हैं ये इमेजिनरी, यानी गॉसियन सरफेस हमने सपोज किया है इनके अराउंड, और वो खुद एक स्फीयर है। तो हम ये समझ रहे हैं कि एक एक चार्ज अगर अलग अलग देखेंगे तो वो एक स्फीयर में बंद है और वो अपना फ्लक्स जनरेट कर रहा है उस स्फीयर के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि हर स्फीयर का अलग अलग फ्लक्स बनाएंगे और आखिर में लाकर सारे फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सरफेस का टोटल फ्लक्स। आई रिपीट अगेन कि हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सपोज करना है, इस ऑर्बिटरी शेप के अंदर चार्ज रखे हुए हैं कि ये खुद एक स्फीयर के अंदर हैं, और हम पिछला फॉर्मूला यूज करेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला, और इनका फ्लक्स अलग अलग बनाएंगे। जब ये बन जाएंगे तो आखिर में सारे फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा अब हम अपने टोटल फ्लक्स को बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने जो पिछले पेज पर को समझाया कि हमने हर चार्ज को सपोज कर लिया है कि वो एक स्फीयर के अंदर है, और हमने ये फॉर्मूला पीछे टॉपिक में ड्राइव किया था कि अगर कोई चार्ज किसी स्फीयर के अंदर होगा तो वो जो फ्लक्स जनरेट करेगा उसका फॉर्मूला है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि अगर हम सपोज करें पहला चार्ज है तो उसके फ्लक्स को हमने phi1 का नाम दे दिया, और उसका चार्ज क्या हो गया Q1, तो उसका फ्लक्स आ गया Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही जो दूसरा चार्ज होगा Q2, उसका फ्लक्स आ गया Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही तीसरा चार्ज Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसका फ्लक्स आ गया, एंड सो ऑन। यहाँ तक कि जितने भी चार्जेस इसके अंदर हैं उनको हमने टोटल को n का नाम दिया है, तो Qn का भी फ्लक्स बना लिया Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यूं अब हमें चाहिए इस पूरे सरफेस का फ्लक्स, तो हम क्या करेंगे तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे, और जब फ्लक्सेस को ऐड करा तो इनकी वैल्यूज हमने लाके यहाँ पुट कर दी। 1 और एप्सिलॉन नॉट सब में क्या आ रहा है कॉमन। और बेटे अब यहाँ भी ये देखिए कि अगर हम इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड को प्लस कराएं तो एक नया चार्ज मिलेगा, एक नई मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, मगर मिलेगा वो नेट चार्ज। तो इट मींस ये आपके उस गॉस लॉ की स्टेटमेंट अब वेरीफाई हो रही है कि अगर आपको किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स चाहिए तो आपको उसके अंदर जो चार्ज है उसकी टोटल मैग्नीट्यूड पता हो, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें, तो आपको इस पूरे सरफेस का क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो ये उम्मीद करता हूँ कि गॉस लॉ आपको कवर हो गया होगा। यहाँ पे हमने उसकी स्टेटमेंट और उसको प्रूफ कर दिया है। अब हम जाएंगे आगे बेटा, और हम गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि कैसे अप्लाई हो रहा है, और हम उसको अप्लाई कर कर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बजाय इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट पेज चल के देखते हैं, आइए। तो बेटा यहाँ पर हम गॉस लॉ को अप्लाई करने आए हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर 3 एप्लीकेशंस दी हुई हैं जिसमें गॉस लॉ अप्लाई होगा। तो पहली एप्लीकेशन आपके सामने आ रही है कि यहाँ पर आपने एक शीट ली है जिसपे बहुत सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये पॉजिटिव शीट है यहाँ पर, और ये कहला रही है इनफाइनाइट शीट। अभी मैं जरा इस पे आता हूँ, पहले जरा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि हमने पिछले लेक्चर में आपको एक टॉपिक शेयर किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, और उसका आखिर में जब हमने फॉर्मूला बनाया था कि एक चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट होती है वो आ रहा था KQ अपॉन आर स्क्वायर। KQ अपॉन आर स्क्वायर मैंने वहां आपको बात समझाई थी कि इंटेंसिटी जितना ज्यादा पॉइंट चार्ज से दूर होते जाएंगे उतनी कम होती जाएगी, और जितनी चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी भी क्या होती है ज्यादा। तो वो जो था बेटा इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो था एक चार्ज के लिए जो कि हमने लिया, और उसके डिस्टेंस r पर हमने कोई पॉइंट लिया और वहां पर उसकी इंटेंसिटी बनाई, तो वो आ रही थी KQ अपॉन आर स्क्वायर। मगर यहाँ पर आज हमारे पास एक चार्ज नहीं है, यहाँ पर इस शीट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं, और जो इसकी शेप है यानी वो वहां बात सकते हैं KQ अपॉन आर स्क्वायर जो है आपके पास, वो जो इंटेंसिटी बनी थी वो सिंपल एक कुछ डिस्टेंस पे चार्ज रखा हुआ था। यहाँ पर ये शेप पूरी चेंज है कि एक शीट दी हुई है जिसको नाम दिया हुआ है इनफाइनाइट शीट का।
इनफाइनाइट शीट का सेंस बेटा ये है कि बहुत बड़ी कोई शीट है पॉजिटिव और उसका उन्होंने एक फाइनाइट सा पीस लिया है वो आपके सामने, और वो लेकर आपको बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी इनफाइनाइट शीट का एक टुकड़ा है और हम इसके सामने कोई एक पॉइंट लेंगे P, उस पर देखेंगे कि इसकी वजह से कितनी इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है इस शीट की वजह से। अब ये एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, यानी अभी इस्तेमाल होगा गॉस लॉ का, बनाएंगे हम फ्लक्स की वैल्यू, लेकिन एट द एंड हम क्या जनरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आपने पहले बनाई थी तो वो एक चार्ज की थी, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं और जो ज्योमेट्री है शेप की वो डिफरेंट है, तो इस पर हम अप्लाई करके गॉस लॉ, उससे हमें ये इंटेंसिटी मिलेगी। आए अब जरा इस टॉपिक पर आते हैं कि इनफाइनाइट शीट से क्या हो रहा है कि बहुत बड़ी शीट जो कि इनफाइनाइट है उसमें बहुत सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं, और अब हमने उस शीट का एक टुकड़ा ले लिया है जो कि फाइनाइट लग रहा है आपको। हम अगर इसको ऑब्जर्व करें तो डायग्राम मुख्तलिफ अंदाज से आपको ये बात समझा रही हैं कि दोनों साइड से जो है आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही होंगी, सामने से भी और बैक साइड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ क्रिएट हो रही होगी। तो हम वो जो पॉइंट P है वो किसी भी साइड पर ले सकते हैं और वो दोनों साइड से इंटेंसिटी फील करेगा इस शीट की वजह से। तो अब हम भी ये समझने के लिए कि वो इंटेंसिटी कितनी होगी उसको ड्राइव करने के लिए हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस सपोज किया है जो कि एक टाइप का हॉलो सिलेंडर है जो आप देख रहे हैं डायग्राम में। गॉसियन सरफेस का तारुफ करा दूं कि ये एक इमेजिनरी सरफेस होगा जो कि आप हर एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे ताकि आपका वहां पर एक क्लोज एरिया बन जाए जिनसे इलेक्ट्रिक लाइंस निकलें और उस एरिया क्या बने, फ्लक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्लक्स ही बनाना है। गॉस लॉ में फ्लक्स बनाएंगे और उससे पहले भी हम फ्लक्स की डेफिनेशन यूज कर फ्लक्स जनरेट करेंगे और आखिर में दोनों फ्लक्सेस को इक्वेट करा देंगे, उससे हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो रिपीट अगेन कि शीट के सामने भी इलेक्ट्रिक लाइन जा रही हैं क्योंकि पॉजिटिव शीट है तो अवे जा रही हैं और इधर से भी अवे जा रही हैं, तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन सिलेंडर इंसर्ट कर दिया ताकि दोनों साइड से इंटेंसिटी निकल रही है, ये सिलेंडर उसको कवर करे और पॉइंट P हम किसी भी एंड पर लें तो हमारी वो डेरिवेशन फिट हो जाए। तो हमने अब यहाँ पर पॉइंट P जो है दोनों एंड पे ले सकते हैं, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। और अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ और गौर कर डायग्राम पर तो आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा है E डॉट डेल्टा A, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस और वेक्टर एरिया का एक डॉट प्रोडक्ट होता है। तो हम अगर इस वाले एंड को देखें तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो भी बाहर है, नॉर्मल आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक लाइंस भी कहाँ हैं, आउटवर्ड। ऐसे इस वाले एरिया को देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ हैं, आउटवर्ड। तो इन दोनों सूरतों में वेक्टर एरिया बाहर जा रहा है और इलेक्ट्रिक लाइंस भी बाहर जा रही हैं, तो दे बोथ आर पैरेलल। तो हम समझ सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर अगर हम फ्लक्स की डेफिनेशन की यूज करें तो वो फॉर्मूला है E डॉट डेल्टा A। तो यहाँ पे इस वक्त आप तीन फ्लक्सेस देख सकते हैं कि एक आपके पास इस साइड से निकलेगा, एक इस वाले एंड से निकलेगा और एक दरमियान वाला जो फेस है उसका भी फ्लक्स हमने बनाया है आगे जाकर। लेकिन आप वहाँ समझ सकते हैं कि दरमियान वाले फेस में वेक्टर एरिया नॉर्मल हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो उनका एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए। तो मेरे बेटे यहाँ पर आप देखें तो मैंने बात समझाई कि हमने पॉइंट P लिया है, किसी भी एंड पे ले सकते हैं, दोनों एंड पे लिया है अलग अलग। तो हम यहाँ पर जब इस एंड पे लेते हैं तो E और वेक्टर ए का एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। हमने उस पर लगाया फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट डेल्टा, यानी E डेल्टा है कॉस थीटा और कॉस 0 यहाँ पर क्या हो गया 1, तो ये फ्लक्स आ गया E डेल्टा A इस एंड का। ऐसे दूसरे एंड पे अगर हम जाते हैं तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक लाइंस और वेक्टर एरिया क्या आ रहे हैं पैरेलल, तो उनका भी एंगल क्या बना 0 डिग्री और ये हो गया cos 0 1। और तीसरा जो फेस दरमियान का फेस है बेटे वो आपको डिस्कस किया था कि वो नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक लाइन से 90 का एंगल बन रहा है और cos 90 क्या होता है 0। इट मींस अभी हमने गॉस लॉ का इस्तेमाल नहीं करा है, हमने यहाँ पे फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करी और 3 फ्लक्स जनरेट कर लिए ताकि हम अपना जो इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर है उसका टोटल फ्लक्स बना सकें। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इन तीनों फ्लक्सेस को ऐड कर देंगे। चलते हैं आगे। तो बेटा यहाँ आप देख सकते हैं जब हमने पीछे तीनों फ्लक्स बनाए उनको लाके हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो हमें गॉसियन सिलेंडर का टोटल फ्लक्स मिल गया जिसमें हमने फ्लक्स की डेफिनेशन यूज करी कि E डॉट डेल्टा इसका फॉर्मूला होता है, तो टोटल फ्लक्स आ रहा है 2E डेल्टा A। अब इस मौके की एप्लीकेशन है गॉस लॉ की, तो हमें यहाँ पर गॉस लॉ को अप्लाई करना है। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देके हमने छोड़ देंगे और हम लगाएंगे इस सिलेंडर का फ्लक्स निकालने के लिए गॉस लॉ का फॉर्मूला। अब जैसे फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें पता है कि इनक्लोज चार्ज के टोटल चार्ज चाहिए
कि जो इस सिलेंडर के अंदर है। तो बेटे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करूंगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। यानी ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हों तो ये एक यूनिट एरिया में जितने ज़्यादा चार्जेस आएंगे उतने उस एरिया की चार्ज डेंसिटी बनेगी। यानी हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इट्स फॉर्मूला इज चार्ज अपॉन एरिया Q अपॉन डेल्टा ए। और जब उसको हमने अरेंज करा Q के लिए तो ये हो गया सिग्मा इंटू डेल्टा ए। यानी हमें यहाँ पर चार्ज चाहिए और जब भी एक से ज़्यादा चार्ज होगा तो वहाँ पे सिग्मा यूज करेंगे और ये इंडिकेट करेगा कि उस एरिया की चार्ज डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, यूनिट एरिया में कितने ज़्यादा चार्ज होंगे तो ये सिग्मा बढ़ता जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को शेयर किया और उससे हमें टोटल चार्ज मिल गया कि जो इस सिलेंडर के अंदर मौजूद है और वो आ गया सिग्मा इंटू डेल्टा है। वो लाके हमने फॉर्मूले में रखा गॉस लॉ के और यूं इक्वेशन 2 तैयार हो गई। इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में फ्लक्स आ रहा है, मगर एक आ रहा है बाय डेफिनेशन और एक आ रहा है बाय गॉस लॉ। हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला एंड में इंटेंसिटी का बनाना है, ना कि फ्लक्स का। तो हमने जब राइट साइड कंपेयर कराई तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया और ई का फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है नियर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। कोई अगर हम पॉइंट लेते हैं तो ये उसकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। और बेटा जैसे क्या होता है कि इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा होगा तो ये शीट उसको अट्रैक्ट करेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये शीट उसको रिपेल करेगी। तो हमने नीचे इसकी वेक्टर फॉर्म बनाई और यूनिट का इस्तेमाल करा, आर कैप यूनिट वेक्टर है वो लगा के हमने इसकी वेक्टर फॉर्म बना ली इंटेंसिटी की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एप्लीकेशन को प्रॉपरली समझ लिया होगा कि एक शीट के सामने अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पर इंटेंसिटी उस पूरी शीट के कितनी लगती है, ये उसका फॉर्मूला आ गया है। हम चलते हैं अगली एप्लीकेशन पर। तो बेटा ये सेकंड एप्लीकेशन है जो आपकी बुक के अंदर दी गई है कि अगर दो अपोजिटली चार्ज शीट हों जस्ट लाइक प्रीवियस वन। कि जब हम पीछे की बात करते हैं तो वहां पर आपके बाद आपने देखा कि एक शीट रखी गई थी और वो इनफाइनाइट शीट का नाम दे रहे थे। यहाँ पर उस जैसी दो शीटें रख दी गई हैं और अब ये चाह रहे हैं कि इंटेंसिटी बताएं दरमियान में कितनी एक्ट करेगी इन दोनों शीट्स की वजह से। यानी कोई पॉइंट लेंगे जो कि दरमियान में होगा और वो इन दोनों शीट की वजह से उस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी लग रही है उसको हम यहाँ पर निकालेंगे और एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो बेटे इसमें एक तरीका तो ये है कि आप पिछला वाला फॉर्मूला ही यूज करें क्योंकि यहाँ पे दो शीटें हैं। तो अब यहाँ पर इन दो शीटों को यूज करते हुए इंटेंसिटी बनाना चाह रहे हैं। तो ये एक चीज नोट कीजिएगा कि दोनों शीटें अपोजिटली चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी फील्ड और यहाँ पर आपके पास जो है अपोजिटली चार्ज होने की वजह से ये अट्रैक्शन होगी और ये वाली शीट अपनी इंटेंसिटी लगाएगी इस पॉइंट पर और ये वाली शीट अपनी इंटेंसिटी लगाएगी इस पॉइंट पर। क्योंकि ये दोनों अपोजिटली चार्ज इसलिए अट्रैक्शन की वजह से इन दोनों की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो हम कहना ही चाह रहे हैं कि आपने जो पीछे फॉर्मूला बनाया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वो एक शीट के सामने कोई पॉइंट रखा था उसके लिए था। अब यहाँ पे दोनों शीट के सामने वही पॉइंट है तो दोनों अपनी अपनी इंटेंसिटी उस पर लगा रही हैं तो हम सिंपल उनको ऐड कर देंगे तो हमें दो शीट की वजह से उस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी लग रही है उसका फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा अपॉन, ये एलसीएम ले लिया था हमने और ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो बाद में हमने डायरेक्शन बतानी है कि दोनों प्लस से माइनस में फील्ड जा रही है तो बाद में डायरेक्शन इसकी माइनस की जानिब होगी। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप लगा दिया इसकी डायरेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला। इसका एक तरीका और भी था बेटे कि आप दरमियान में कोई रेक्टेंगल सपोज कर लें क्योंकि आपको अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो आप बाय डेफिनेशन चेक करें तो अगर रेक्टेंगल क्योंकि जिस शेप की इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी उसी शेप का हम गॉसियन सरफेस सपोज करेंगे। तो अगर यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप ले लेते हैं तो इनमें से आपके पास जो एक साइड आएगी उसमें जो फ्लक्स आएगा बाकी जो है दो साइड्स नॉर्मल हो जाएंगी इलेक्ट्रिक लाइंस की उनका सरफेस एरिया और एक साइड सरफेस के बाहर हो जाए तो एक ही साइड पे फ्लक्स लगेगा। तो एट द एंड उससे भी फॉर्मूला बन सकता है और एंड में आएगा यही फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फिलहाल आसान तरीका ये कि आप इन दोनों शीट की जो अलग अलग इंटेंसिटी थी उनको आपने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब चलते हैं इसकी आखिरी एप्लीकेशन पर।
बेटा ये गॉस लॉ की लास्ट एप्लीकेशन आ गई जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आई हुई है। ज़्यादातर या तो इनफाइनाइट शीट वाली आती है या फिर ये स्फीयर वाली एप्लीकेशन ज़्यादा पूछी जाती है। तो थोड़ा अपनी स्पीड को स्लो करते हैं और इसको समझते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। बेटा यहाँ पर आपके पास उन्होंने एक हॉलो स्फीयर लिया है और हॉलो स्फीयर के अंदर एक से ज़्यादा यूनिफॉर्म चार्जेस अंदर जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और वो तमाम चार्जेस क्योंकि सेम हैं तो वो बिल्कुल उसके एज पे आ जाएंगे जो रिम होगा स्फीयर का, क्योंकि अंदर हो रही होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। अच्छा यहाँ पे मैं कनेक्ट करूँ कि एक टॉपिक जो हमने पहले किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, वहाँ पे एक सिंगल चार्ज था तो वो सेंटर पे रह सकता है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा चार्जेस ये सब रिपेल करते हुए बिल्कुल जो स्फीयर होगा उसके रिम पर आ जाएंगे अंदर। और अब हमें यहाँ ये मांगा जा रहा है कि बताइए उस स्फीयर का जो टोटल फ्लक्स है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं वहां पर उसके सामने कोई पॉइंट लिया जाए तो उस पर कितनी इंटेंसिटी इस फ्लक्स की वजह से लगेगी, ये हमसे मांगा जा रहा है। और यहाँ पे हम मुख्तलिफ पॉइंट्स लेंगे, अलग अलग 3 अलग अलग पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू बनाएंगे, एक आउटसाइड द स्फीयर, एक ऑन द स्फीयर और एक इनसाइड द स्फीयर। तीनों पॉइंट पर देखेंगे कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है। तो अब अपना जहन बन चुका है आपका कि अब हमने गॉस लॉ को भी यूज करना है यहाँ पर। तो पहले तो हमने जरा सा इस स्फीयर का तारुफ दे दिया कि इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, बहुत सारे चार्जेस को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है और इस स्फीयर का खुद का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। डायग्राम में जहां जहां कैपिटल आर आप देखेंगे ये आपका एक्चुअल स्फीयर है हॉलो, जिसका रेडियस क्या कैपिटल आर, उसके अंदर जो टोटल चार्ज हमें डिवाइड किया हुआ डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ क्यू है, और सिग्मा क्योंकि एक से ज्यादा चार्ज यहाँ पर आया तो वो कहलाएगी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर सिग्मा की वैल्यू यहाँ बनाना चाहें तो चार्ज अपॉन एरिया वो हम बना सकते हैं, एरिया स्फीयर का रख दिया, क्यू जो स्फीयर का एरिया था वो था 4 पाई आर स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला रखा तो इससे हमें सिग्मा की वैल्यू बन गई। और अब हम क्या करेंगे कि अलग अलग पोजीशन पर इस पूरे स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी पहुंच रही है वो हम बनाएंगे। तो आइए अब हम इसके पहले हिस्से पे चलते हैं। तो बेटे यहाँ पर आपके पास जो पहला हमने इसका हिस्सा लिया जो एग्जाम में ज्यादा आता है, बार बार यही आता है कि आप ये बताइए कि इस जो पूरा स्फीयर है उससे जरा सा दूर अगर हम पॉइंट लेते हैं थोड़ा सा बाहर, वहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लग रही है वो कितनी होगी। जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का सरफेस जैसे खत्म होता है तो वहां पर उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद होती है, तो ऐसे ही बहुत ज्यादा दूर नहीं लिया है पॉइंट, थोड़ा सा बाहर लिया है और उस पर हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो अब मेरे बेटे लास्ट टाइम जब हमने इनफाइनाइट शीट वाला केस किया था वो हमने गॉसियन सिलेंडर सपोज करा था क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस की ज्योमेट्री ऐसी थी। फिर ऐसी जब डबल शीट पे हम आए तो हमें वहाँ पे रेक्टेंगल भी ले सकते थे क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी जा रही थी। यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस स्फीयर में से निकल रही हैं, स्फेरिकल शेप उनकी बाहर दिखाई देगी हमें, तो हम यहाँ पर जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेंगे वो भी एक स्फीयर होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने ये डॉटेड लाइन जो बनाई हुई है ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमने लिया है स्मॉल आर। तो स्मॉल आर रेडियस अलग है, कैपिटल आर रेडियस अलग है। कैपिटल आर है आपके एक्चुअल स्फीयर का रेडियस और स्मॉल आर है आपके इमेजिनरी जो गॉसियन स्फीयर है उसका रेडियस। तो हमने जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है हमने सपोज कर लिया कि वो एक इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर का एक पॉइंट है। और अब हम आपको याद होगा वो टॉपिक जिसमें हमने एक चार्ज की वजह से जो हमने स्फीयर में लिया हुआ था फ्लक्स जनरेट करा था, तो अब यहाँ पे जितने ज़्यादा चार्जेस हो गए हैं तो तब भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, जो जितने भी आपके पास ये पॉइंट पी, ये लाइन भी आप पढ़ सकते हैं आउटसाइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और हमने यहाँ पर इसको डिवाइड कर लिया है स्मॉल एरिया में, जिस पॉइंट पी जो कि इमेजिनरी स्फीयर पे आ रहा है उस स्फीयर को हमने डिवाइड कर लिया है छोटे छोटे पैचेस के अंदर जिनकी एरियाज का नाम अलग अलग दे दिया, A1 A2 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3। और उनके फ्लक्सेस को अगर हम बनाएं अलग अलग तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है ई डॉट डेल्टा ए होता है। अब यहाँ पे हमने वहाँ टॉपिक समझा हुआ था कि जब हम पैच बनाएंगे तो उसका जो वेक्टर एरिया होगा वो भी बाहर की जानिब होगा, इलेक्ट्रिक लाइन भी कहाँ रही है, बाहर आ रही हैं आउटवर्ड, तो उनका एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। तो यूँ हमने क्या किया, सबके पैचेस के अलग अलग फ्लक्स बनाए और आखिर में लाके उन सबको क्या कर दिया, सम कर दिया, क्योंकि सब में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन जो वेक्टर एरिया पैरेलल है तो उनका एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री और cos 0 क्या हो गया 1।
और क्योंकि बेटा ये जो ओ से लेकर स्मॉल आर जो डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पर इमेजिनरी स्फीयर में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस पहुंचेंगी पॉइंट पी तक, वो पॉइंट पी आप इस इमेजिनरी स्फीयर में कहीं भी ले लें, इलेक्ट्रिक लाइंस क्या पहुंचेंगी, सेम, क्योंकि अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्टेंस आपका क्या है, सेंटर से सेम है। तो इसलिए हमने बाद में ई को कॉमन ले लिया और फिर जितने एरियाज हैं इन सबको अगर प्लस कर लें तो पूरे स्फीयर का एरिया बन जाएगा। याद रहे हम इमेजिनरी स्फीयर पर हैं तो हमने यहाँ पे स्मॉल आर लगा दिया, तो 4πr² ये एरियाज के सम आ गया स्फीयर के। तो इक्वेशन का नाम देके छोड़ देंगे इसको कि यहाँ हमने बाय डेफिनेशन जो है इस इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर का क्या बनाया, फ्लक्स। अब हम लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ आपको पता ही है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज की वैल्यू आपने क्यू ले ली यहाँ पर। और अब इन दोनों फ्लक्सेस को इक्वेशन 1 2 में कंपेयर करा देंगे, क्योंकि एंड में हमें ई का फॉर्मूला बनाना है। तो ये मल्टीप्लाई नीचे की डिवाइड हो गया, और अगर आप उसको अरेंज करें तो 4πε0 अलग हो जाएगा, तो ए इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी हो सकता है, या जिस फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है ये भी सही है कि ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। कि अगर आप किसी चार्ज स्फीयर को लें और उसके बाहर इंटेंसिटी निकालना चाहें तो इंटेंसिटी इन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, यानी एक को डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर। जितना दूर आ जाते जाएंगे इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर को लेकर उतनी इंटेंसिटी वीक हो जाएगी, जितने चार्ज ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होंगे उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और ये मीडियम पर डिपेंड कर रही है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें हम ये अपना पॉइंट आउटसाइड के बजाय ऑन द सरफेस ले लेंगे स्फीयर के। तो बेटा ये एग्जाम में केस कम आता है, अगर ये आ सकता है एग्जाम में, आपको सवाल पूरा सही से पढ़ना होगा कि अब ये मांग रहे हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द चार्ज स्फीयर, यानी जो उसका रिम है उसी पर इसकी इंटेंसिटी कितनी लग रही है। तो इस सूरत में बेटा जो हमने पिछला टॉपिक किया है ये पूरा वैसे ही है, बस जो इमेजिनरी हमारा स्फीयर है वो एक्चुअल स्फीयर के ऊपर ही आ जाएगा, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर इस केस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि हम ऑन द चार्ज स्फीयर इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हमने पीछे ड्राइव किया है, यानी अगर ये एग्जाम में सवाल आता है तो आप पहले वही ड्राइव करेंगे और उसके बाद आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, कैपिटल आर से। यानी कि आपका यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल है, इमेजिनरी आपका जो स्फीयर का रेडियस है वो गॉसियन स्फीयर वाले रेडियस के इक्वल आ गया है। तो हम ऊपर वाले फॉर्मूले गए, हमने वहां पर जो है स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करा, और इस सूरत में आपने क्यू की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू बना ली और वो लाके आपने यहाँ रखी, और इससे बाद में आपके पास ये 4πr² कैंसिल हो गए, और एट द एंड फॉर्मूला आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि शो कर रहा है कि अगर आप चार्ज निकालने यानी कि इंटेंसिटी निकालेंगे उसी पॉइंट पर स्फीयर के, तो वो बराबर आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, यानी कि यहाँ पर ये सिर्फ डिपेंड कर रही है चार्ज डेंसिटी पर। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ये ई क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। बढ़िया, आखिरी उसकी एप्लीकेशन का हिस्सा आ गया। स्फीयरल एप्लीकेशन में बहुत काम आता है एग्जाम में, एग्जाम में एमसीक्यूज का आ सकता है कि अब ये कह रहे हैं कि बताएं अगर हम गॉसियन स्फीयर अंदर लें उस एक्चुअल स्फीयर के, यानी कि जो पॉइंट आपका है जहां पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, अब हो जाए आउटसाइड या ऑन द सरफेस आने के इनसाइड द सरफेस अगर आ जाए, तो अब बताएं इंटेंसिटी कितनी है करेगी। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने ऐसे कहा था कि अगर सारे चार्जेस हैं तो चार्जेस सारे रिम पर मौजूद हैं, और अब हम चले गए इनसाइड द इनसाइड द स्फीयर। तो इमेजिनरी जो हमने स्फीयर बनाया अपने, जहाँ पे हमें इंटेंसिटी निकालनी है वो इनसाइड आ गया, कि अब की बार स्मॉल आर आपका छोटा हो गया कैपिटल आर से, जो एक्चुअल सरफेस था आपका उसका रेडियस बड़ा हो गया, और जो इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर था उसका रेडियस छोटा हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो ही नहीं सकती, वजह उसकी है कि यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, सारे चार्जेस इससे बाहर हैं और उनकी डायरेक्शन आउटसाइड है। तो इट मीन्स यहाँ पर पॉइंट पे अगर इनसाइड द स्फीयर ले जाएगा तो वहाँ पर इंटेंसिटी वैसे ही जीरो है, क्योंकि वह चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं है, और जब फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइंस भी अंदर नहीं होंगी। और ये बात अभी यहाँ देखते हैं कि कैसे बनाया, क्योंकि चार्ज यहाँ इन्होंने डायरेक्ट लगा दिया गॉस लॉ कि भाई इनक्लोज चार्ज ही आपका जीरो है तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। और जब फ्लक्स जीरो हो गया तो आप इसको कहीं भी रख दें फॉर्मूले में इंटेंसिटी के, तो रिटर्न में आंसर इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, जीरो। और हम कह सकते हैं अगर इनसाइड जाएंगे स्फीयर के तो आपका वहां पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे, मैंने आपके सामने गॉस लॉ को बिल्कुल तफसील के साथ डिस्कस किया
कि आपके पास हमने सबसे पहले इसकी पहली एप्लीकेशन पढ़ी जहाँ पर हमने इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के सामने पॉइंट लिया, फिर दूसरी में हमने दो शीट्स थी पोलरिटी चार्ज, उनके दरमियान में पॉइंट लिया और उस पर निकाली इंटेंसिटी, और आखिरी एप्लीकेशन में हमने एक स्फेयर पे काम करा कि स्फेयर को अगर अंदर से चार्ज किया जाए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस की जाए, तो हमने मुख्तलिफ पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली कि आउटसाइड द स्फेयर इंटेंसिटी कितनी होगी, ऑन द स्फेयर इंटेंसिटी कितनी होगी और इनसाइड द स्फीयर इंटेंसिटी कितनी होगी। और इन तीनों में हमने गॉस लॉ को अप्लाई करा और फ्लक्सेस को कंपेयर कराया और एंड में इंटेंसिटी बनाई, इस उम्मीद के साथ कि अब इस पैकेज को बार बार दोहराएंगे और ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अल्लाह ताला आप मुनासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।